सो व्हाट इज पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स? पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वी हैव अ पैरामीटर जिसके ऊपर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे। और ये पैरामीटर क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रेंज। एक पैरामीटर है, आप डिसाइड कर रहे हो, ये आपका पॉपुलेशन का पैरामीटर है, इस हिसाब से आपका पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई करते हो। सो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, राइट। देन टी टेस्ट अनोवा आपने नहीं पढ़ा है, बट आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डेटा है वो मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा होता है। विच काइंड ऑफ डेटा वी हैव इन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स? वी हैव क्वांटिटेटिव डेटा जिसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे, क्वांटिटेटिव डेटा, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि हमने 104 पढ़ा था जब फर्स्ट ईयर में, तो हमने वहाँ पर पैरामीटर डिस्कस किया था कि जैसे कि मुझे इंडिया के इन्फेंट्स का मीन वेट पता करना है, ठीक है। तो वो मीन वेट जो है एक तरीके का आपका पैरामीटर है, ठीक है। तो ये होता है आपका, जैसे एक पैरामीटर मैंने सेट कर दिया कि मीन वेट जो है वो 4 to 5 kgs है इन्फेंट्स का, ठीक है। तो ये एक मेरा पैरामीटर हो गया, इसी के ऊपर पूरी स्टैटिस्टिक्स होगी। द पैरामीटर कैन बी टर्म्ड एज अ वैल्यू दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज इन्वेस्टिगेटेड इन द रिसर्च। नाउ दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन द रिसर्च एंड दिस इज योर पैरामीटर, ठीक है। Then क्या है, it can be described as a measure of population and refers to the indices of central value, dispersion, correlation and so of the individuals of the population. तो ये यही सारी चीज़ों को मेजर करता है, आपका सेंट्रल वैल्यू को मेजर करता है। अभी आप आगे जब assumptions इसके सब लोग पढ़ेंगे हम लोग, तो then you guys will know कि क्या होता है ये सब, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। then dispersion क्या होता है, correlation, ये सब ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है हमने, बट स्टिल दोबारा पढ़ा रही हूँ तो दोबारा सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। सो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि पैरामीटर पे बेस्ड है आपका पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड देयर आर सम अजम्पशंस, जो अजम्पशंस अगर हम फॉलो करेंगे तभी वी कैन अप्लाई द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और तभी वी कैन यूज पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। देन व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स? नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, easy right, opposite to the parametric statistics। तो यहाँ पर हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं? हियर वी हैव स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था, राइट। स्पीयरमैन रो वाला, ओके। देन वी हैव काई स्क्वायर, देन वी हैव मैन विटनी यू टेस्ट, ये सब आना है। ये मैन विटनी यू टेस्ट का एक न्यूमेरिकल आता है, देन एक न्यूमेरिकल आता है काई स्क्वायर का। व्हाट डज दैट मीन? कि दो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के आएंगे, एक आता है मैन विटनी, एक होता है काई स्क्वायर, टू न्यूमेरिकल्स एंड वन न्यूमेरिकल विच इज ऑफ अनोवा, जो कि अनोवा किसके अंदर आता है? पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। तो वी हैव वन न्यूमेरिकल ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ओके। क्या है फिर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को और देखते हैं। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। वाई डू वी कॉल दिस डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री रहता है। अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा, जैसे कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, वहाँ पे जो डेटा रहता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हियर वी हैव अ काइंड ऑफ अजम्पशन कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको नहीं पता है, आगे मैं बताऊंगी अजम्पशंस में। एंड हियर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए या इस तरीके का कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, ओके। Then we have non-parametric statistics can also be described as tests that do not involve testing of hypothesis related to the population of parameter. ये नहीं टेस्ट करता है hypothesis को, but hypothesis testing के लिए mainly we use parametric statistics. Non-parametric statistics के अंदर आपका qualitative data आता, quantitative भी है, but mostly qualitative data आपका आता है non-parametric statistics के अंदर, qualitative. Okay. Then these are some non-parametric and parametric and non-parametric statistics differences. like क्या statistical techniques basically use होती हैं, here it is written, ठीक है। जैसे अगर आपको पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कराना है तो हम ये यूज करेंगे, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, ठीक है। और अगर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कराना है तो देन व्हाट वी विल यूज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। क्यों हम यूज करते हैं आगे मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर रैंक्स होती हैं, अभी ये चीज आगे भी डिस्कस करेंगे। देन टू ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट मेजर, जब दो ग्रुप हैं आपको अलग अलग ग्रुप्स का मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे आपका पैरामेट्रिक में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है और नॉन पैरामेट्रिक में मैन विटनी यू टेस्ट होता है। देन जब दो से ज्यादा ग्रुप हैं, अगर दो ग्रुप हैं देन वी विल यूज टी टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, बट अगर दो से ज्यादा ग्रुप हैं तो वी विल यूज वन वे अनोवा और क्रुस्कल वैलिस वन वे अनोवा, ओके। और अगर दो ग्रुप हैं और बार बार उसको मेजर करना है, राइट, एक आपने दवा दी पहले, एक ग्रुप पे टेस्ट किया, फिर आपने दोबारा उसी सेम ग्रुप पे टेस्ट किया, इस तरीके से रिपीटेड आप एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक में यू विल यूज पेयर टी टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक में यू विल यूज विल्कोसन मैच्ड पेयर साइंड रैंक टेस्ट, ओके। देन अगर मोर देन टू ग्रुप्स देन रिपीटेड मेजर्स, ठीक है। तो क्या है आपका वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा एंड देन फ्रीडमैन
टेस्ट, ठीक है। ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं अभी के लिए, इतना बेसिक नॉलेज है जो पता होना चाहिए, ठीक है। बस आपको अभी इतना याद रखना है सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर के हिसाब से, जो अभी आपका एग्जाम है 108 का, उसके हिसाब से कि अनोवा इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। वन वे अनोवा इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। AN is for analysis, O is for of, and V and A is for variance. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहाँ पे आप वेरिएंस चेक करते हो, ठीक है। देन और क्या याद रखना है कि जो मैन विटनी यू टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, और काई स्क्वायर होता है, काई स्क्वायर का ये साइन होता है, ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, ओके। Then we have the most important part here, which is assumptions of parametric and non-parametric statistics. Okay, so यहाँ पे चार assumptions हैं दोनों में, पैरामेट्रिक में और नॉन पैरामेट्रिक में। तो ये आपको समझना है तो समझिए, समझा ही रही हूँ मैं, बट ये आपको रटना भी है, क्योंकि ये 4 पॉइंट समझना तो है ही, बट समझ के रटना भी है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स आपके हाथों पे, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला assumption क्या है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का, कि जो पॉपुलेशन है जिससे आपने सैंपल लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? ये आपका ग्राफ है, ये आपका पूरा आपने डेटा अपना प्लॉट किया है, तो ये ऐसा होगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। यस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। व्हाट डज दैट मीन? कि आपका जो डेटा है वो यहीं पे लाई कर रहा है, पूरा डेटा यहीं लाई कर रहा है, और यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड सब सेम होंगे, सेम मीन, मीडियन एंड मोड शुड बी सेम, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मतलब जो भी आपका डेटा है वो बीच में ही आना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही आना चाहिए, ओके। जैसे कि आप देखो कि इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे मान लो जस्ट अ सेकेंड, ये 100 है, IQ है आपका, ये IQ के स्कोर्स हैं, ठीक है। ये आपका 110 है, और ये आपका 90 है। इट इज नॉट 7, इट इज 10, ओके। 10 मतलब 110, 110। तो मोस्टली आपका डेटा यहीं आना चाहिए, यहाँ पर सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ही सारा डेटा आपका होना चाहिए, ठीक है, 90 से 110 तक। दिस इज व्हाट, दिस इज योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मतलब एवरेज के आसपास ही आपका पूरा डेटा होना चाहिए। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम गॉसियन कर्व या गॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बट मोस्टली इसका गॉसियन कर्व के नाम से भी इट इज वेरी फेमस, ओके। यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन होता है, वेरिएंस होता है, राइट। दो पैरामीटर्स है ना यहाँ पर, 90 एंड 110, एंड देन मीन है एंड वेरिएंस है, वेरिएंस भी सेम है। 100 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का, राइट। तो ये 10 पॉइंट वेरी कर रहा है मीन से, एवरेज से। देन आपका यहाँ पर भी 110 से भी कितना ज़्यादा वेरिएंस, मतलब कितना डिफरेंस है? 10 का, राइट। मतलब आप मान के चलो कि 100 मीन है आपका, ठीक है। लेट्स सपोज कि 100 जो है वो मीन है, कि एवरेज स्कोर 100 ही आना चाहिए, और जो दूसरे स्कोर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज also called standard deviation, okay. Then when the normal distribution is represented in the form of graph, it is known as normal probability distribution curve, or simply a normal curve, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल भी होता है। ये कैसे सिमेट्रिकल होता है कि 50% डेटा यहाँ लाई कर रहा है और 50% डेटा जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, और ये देखो बीच में ये लाइन जा रही है ना, तो आप देखो कि यहाँ का अगर मैं इस पूरे पार्ट को उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं, तो ये सेम ही है ना, ये दोनों बराबर है ना, तो ये क्या सिमेट्री शो कर रहा है, ओके। तो सिमेट्रिकल होता है आपका आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ओके। एंड दैट्स ऑल, आपको इतना पता होना चाहिए बस। द पॉपुलेशन, ये क्या है, assumptions है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के। यहाँ जो पॉपुलेशन मतलब जो आपका सैंपल है, बेसिकली जो आपने पॉपुलेशन से लिया है, इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी जो नॉर्मल ये आपका नॉर्मल कर्व का मैंने जो भी डिटेल्स बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लिख देना इसके अंदर। एंड इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व, देखो बेल का शेप बन रहा है ना यहाँ पर, बेल का शेप, सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ बेल शेप्ड कर्व, ओके। इज देयर एनी डाउट? Okay. The next assumption of parametric statistics is
The variables are measured in terms of interval and ratio scales. आपको याद होगा कि BPCC 101 में हमने 104 में हमने पढ़ा था scales of measurement. मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिख रही हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा इससे. We have scales of measurement. ठीक है, क्या क्या स्केल थे? फर्स्ट वी हैव नॉमिनल स्केल, ये भी आपको पता होना चाहिए. नॉमिनल, I wrote nomical, what is this? Nominal. Then we have ordinal. Then we have ratio scale. Then we have here we have interval scale. And then we have ratio scale. So ये 4 स्केल्स थे आपके पास. तो जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में है, जिससे आप मेजर कर रहे हो, जो वेरिएबल आप जिस तरीके से मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपके मोस्ट पावरफुल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. जैसे कि यहाँ पे ये पावर इनकी बढ़ रही है, सबसे कम नॉमिनल, फिर उससे ज़्यादा ऑर्डिनल, फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी यूजेस हैं वो इन सारे स्केल्स की बढ़ती जा रही है. सबसे कम नॉमिनल की, फिर ऑर्डिनल की, फिर उससे ज़्यादा इंटरवल की, एंड द मोस्ट पावरफुल वन इज रेशियो स्केल. ठीक है, इसको कैसे भी याद रख सकते हैं? नो आई आर से. इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने बचपन में सीखा है ना कि नो आई आर मतलब आई के साथ आर नहीं आता है, आई के साथ एम आता है. आई एम, राइट? आई एम आफरीन. तो नो आई आर ऐसे आपको याद रखना है. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड देन रेशियो. नो आई आर. ओके. सो जो लास्ट के दो हैं विद द मोस्ट पावरफुल वन, तो ये इंटरवल और रेशियो है, और ये इस आपका जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हम इंटरवल और रेशियो स्केल को यूज करते हैं. ओके. So interval scale are similar to the ordinal scale, as the categories can be ranked and exclusive as well, but the degree of difference between two participants is same. Ratio scale has all the properties of all the scales. आपने देखा था ना कि ratio scale के पास सारी properties हैं, interval की properties भी हैं, ordinal की भी हैं और nominal की भी हैं. Okay? और यहाँ पर एक absolute zero भी होता है. That means के like zero जैसे कि मेरे पास 0 kgs of wheat है, ठीक है, और पहले मेरे पास 1:2 का रेशियो था, अब मेरे पास 0 kgs ऑफ वेट है. तो ये जो आपका रेशियो है, रेशियो स्केल जो है, इसके पास एब्सोल्यूट 0 भी होता है, बट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल में 0 नहीं होता है. ओके. इसका मतलब भी ये होता है कि 0 का मतलब ये है कि ये जो एक्चुअली में ये जो प्रॉपर्टी है वो है ही नहीं. द प्रॉपर्टी इज एब्सेंट. 0 मीन्स द प्रॉपर्टी इज एब्सेंट और अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग इज एब्सेंट. तो ये जो वेरिएबल्स हैं आपके पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एंड रेशियो स्केल. तो ये चीज याद रखना. ओके. सेकंड आपका assumption हो गया. Then the third assumption that we have is the observations need to be independent from each other. इसको ऐसे समझो कि जैसे कि मेरे पास 10 बच्चों के स्कोर हैं और उन 10 बच्चों को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है. ठीक है, 10 बच्चों के ऊपर मैं कोई स्टडी कर रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स उनके ऊपर यूज़ कर रही हूँ या कुछ भी मैं कर रही हूँ, तो क्या होगा कि जो 10 बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हिमांशी ने जो स्कोर किया है, तो मतलब हिमांशी जो चीज़ें कर रही है वही सेम चीज़ कोमल भी कर रही है. तो ये तो डिपेंडेंसी आ गई ना स्कोर्स के बीच में, ऑब्जर्वेशंस के बीच में. तो ये डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए wherever you are using parametric statistics. So here the observation needs to be independent of each other. Or basically here we have to select randomly we have to select the participants. ठीक है, यहाँ पे bias free होना चाहिए सब कुछ. और जैसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए अरे ये मेरी फ्रेंड है मैंने इसको ले लिया अपने एज अ पार्टिसिपेंट, मैंने इसको ले लिया, अरे वो विधायक का बेटा है, मेरे चाचा विधायक हैं, राइट? इस तरीके से हमको नहीं लेना है. रैंडमली हमको लेना है आपका सैम्पल, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड एन अनबायस्ड असाइनमेंट ऑफ स्कोर्स टू द ऑब्जर्वेशंस. ओके. सो दैट्स व्हाई द ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज योर third assumption. Then the last assumption is the population from which the research sample is taken needs to display a variance that is homogeneous. जैसे ऊपर देखो मैंने बताया था ना कि ये जो वेरिएंस है, ये आपका जब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होगा जब भी यूज, तो ये वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो है वो सेम होना चाहिए, या वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए कि इससे इसका डिफरेंस इतना है, इससे इसका डिफरेंस इतना है, आगे भी जितने भी हैं 120. ठीक है, ये इससे डिफरेंस भी अगेन 10 का है, देन 30, यहाँ पर 80 ले लेती हूँ मैं, तो इसका भी 10 है. तो ये जो वेरिएंस है दोनों ग्रुप्स का, जैसे 2 ग्रुप्स आप टेस्ट कर रहे हो ना, दोनों ग्रुप्स के बीच में जो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो आप चेक कर रहे हो, या जो भी आप चेक कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि दोनों ही ग्रुप का वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही अजम्पशन में बता दिया ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका वेरिएंस भी सेम होना चाहिए, आपका ग्रुप बेसिकली जो है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. कि आपने अगर किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है तो वो जो ग्रुप है वो सेम होना चाहिए. ओके.
तब उस ग्रुप के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो ज़्यादा हेट्रोजेनिटी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द रिसर्च सैंपल इज टेकन should display a variance that is homogeneous or display variance that is same or in certain cases have a ratio of variance that is known। आपको एक नोन रेशियो पता होना चाहिए कि हाँ भाई 1:1 का ही रेशियो है, 1:2 का ही रेशियो है, इस तरीके से। फिर द टर्म वेरिएंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सो ये 4 अजम्पशंस हैं जो कि होने चाहिए आपके पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। जब ये अजम्पशंस को आप मेट कर लेंगे देन यू कैन यूज पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ओके। So the first assumption is there is no assumptions of normality of data। assumption of what? assumption of non parametric statistics। कोई भी नॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल कर्व तो हमने देखा ना ऊपर कैसा होता है, जैसे ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। बट अगर आपका नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और अब कर्व अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ ज्यादा है बट यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, राइट, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में ज्यादा स्कोर्स लाई कर रहे हैं, ओके। एंड देन अगर ऐसा है पर यहाँ बिल्कुल ही कम है, ओके, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ओके। तो ये अगर इस तरीके का कर्व है तो देन वी विल यूज नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ओके। नो assumptions about the distribution, it is a distribution free test, okay। देन वी हैव द वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया था कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के साथ ज़्यादा डील करता है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पे कि हम क्यों लेते हैं यहाँ पर रेशियो और इंटरवल स्केल, क्योंकि ये जो स्केल्स है ना दो, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये बेसिकली कैटेगरीज को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करते हैं। जैसे नॉमिनल में नाम आता है, आपका जेंडर आ गया, ये सारी चीज़ें। देन ऑर्डिनल में ऑर्डर में होती हैं चीज़ें 1 2 3 हाई लो मीडियम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका क्वालिटीज ही तो डिस्क्राइब कर रही है ना, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और आपका जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो भी मेनली मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील करता है। तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। मेजर वेरिएबल्स दैट आर क्वालिटेटिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव इन नेचर, जैसे कि कम या ज्यादा मार्क्स, लो और हाई, देन बैड और गुड, सो ऑन, ठीक है। ये सब रैंक कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल चलता है, ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज जो ऑब्जर्वेशन है वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट भी होंगी तो भी चलेगा, अपोजिट टू द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। देन लास्ट पॉइंट इज कि जो आपका जो पॉपुलेशन है, मतलब जो भी आपका सैंपल है जो आपने पॉपुलेशन से लिया है, वो जरूरी नहीं है कि होमोजेनस वेरिएंस को शो करे, हेट्रोजेनस भी होगा तो चलेगा, ओके। मतलब जब आपका पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के assumptions नहीं मेट आउट होते हैं देन वी यूज नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, सिंपल, ओके।